तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र, इसी को हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर भी बोल सकते हैं। तो ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हैं या सत्ता के जो नए केंद्र हैं, आखिर इसकी हेडिंग आई कैसे, मतलब इस चैप्टर का नाम हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के नए केंद्र क्यों रखे। तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास है। इतिहास ये है कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय पे जो दुनिया थी वो दुनिया राजाओं में बटी हुई थी, महाराजाओं में बटी हुई थी, या आप ये कह सकते हैं बड़े बड़े सामंतों में बटी हुई थी, या आप ये कह सकते हैं कि पादरी या कैथोलिक चर्च में बटी हुई थी। तो उस समय पर किसी एक के पास सत्ता नहीं थी, सत्ता कई भागों में बटी हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो नए नए राज्यों का उदय हुआ और नए नए तानाशाह सामने आए, जिसमें आपने हिटलर को देखा, नेपोलियन का समय आया, स्टालिन साहब आए। तो कहने का मतलब है कि नए नए तानाशाह जगह जगह पर बड़े बड़े साम्राज्यों में आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी है। तब भी सत्ता का केंद्र कहीं एक नहीं था, यूरोपीय शक्तियां बढ़ रही थी, वो अपना केंद्र बना रही थी। अब यूरोपीय शक्तियों में आपने देखा होगा, ब्रिटेन हो गया, उसने अपने उपनिवेशक बना रखे थे, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, पुर्तगाल हो गया, आयरलैंड हो गया। तो ये सारे क्या है, इन्होंने अपने अपने उपनिवेश बना रखे थे और अपना राज कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता किसी एक के पास थी। अब इसी बीच में थोड़ा आगे दुनिया बढ़ती है और सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही थी तो दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। तो दो खेमों में बटी हुई थी, तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि सत्ता किसी एक के पास थी। सेकंड वर्ल्ड वार होता है। अब सेकंड वर्ल्ड वार होता है तो अब क्या होता है, जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनकी विजय होती है और जो धुरी राष्ट्र हैं वो जनरली हार जाते हैं। अब इस हारने के साथ मित्र राष्ट्रों में भी एक फूट पड़ती है आपस में, क्योंकि मित्र राष्ट्र वो थे जो उस समय पावरफुल थे। जो धुरी राष्ट्र थे या जो अन्य राष्ट्र थे वो पस्त हो गए थे, वो हार गए थे, उनकी बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। क्षति तो हालांकि मित्र राष्ट्रों की भी हुई थी। लगभग 70 देशों का कहा जाता है कि इसमें इकट्ठा अभियान चला था सेकंड वर्ल्ड वार में। 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए थे। वायु सेना हो या थल सेना हो या जल सेना हो, सभी तरह की सेनाओं का इसमें व्यापक रूप से उपयोग हुआ था। और एक बार परमाणु त्रासदी भी इसमें घटी थी, जो जापान में देखी जाती है। तो अब कहने का मतलब ये है, वो खैर वर्ल्ड वार सेकंड और फर्स्ट अलग विषय है, हम अपने विषय पे आते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, मित्र राष्ट्र जीते और मित्र राष्ट्रों में आपसी मतभेद बढ़ा, जिसमें मित्र राष्ट्रों में सबसे ताकतवर अमेरिका था और संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप सोवियत संघ रूस बोल सकते हैं, ब्रिटेन भी था। खैर ब्रिटेन यूरोप का देश था, उसकी भी बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, उसमें राष्ट्रमंडल भी शामिल थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन की बहुत ज़्यादा क्षति हुई। तो ब्रिटेन अब उस स्तर पर नहीं था जो कि वो सेकंड वर्ल्ड वार से पहले था, जहां पर उसके इतने सारे उपनिवेश थे। अब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन के कई सारे उपनिवेश खत्म हुए, उसका राज भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था, कई जगह क्रांति फैल गई थी। तो ब्रिटेन आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गया था। अब दो ही जो बचे हुए थे, एक आपका रूस, सोवियत रूस था, सोवियत संघ रूस, और एक आपका अमेरिका था। तो अब ये जो सत्ता के दो नए समीकरण बने, अब इन सत्ता के नए समीकरण को ही सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। यानी अब सत्ता भाई किसके पास जाएगी, इसलिए वहां से ये हेडिंग का संकल्पना ली गई कि जो सत्ता मिली, अब वो सत्ता सोवियत संघ के पास जाती है या फिर अमेरिका के पास जाती है। अब इसी का दौर आगे बढ़ता है। तो अब हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को 3 भागों में देखते हैं। अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य की बात करें, यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की बात करें, तो 3 फेजों में यानी 3 भागों में हम इसको देखते हैं। एक तो भाई अमेरिका से पहले का भाग था, जिसमें यूरोपीय देश नो डाउट सत्ता के केंद्र थे।
बहुत ज़्यादा उनके उपनिवेश थे, दुनिया में सब जगह फैले हुए थे, जिसमें आपके ब्रिटेन हो गया, हॉलैंड हो गया, आपका फ्रांस हो गया, पुर्तगाली हो गए, और भी आपके जर्मनी हो गए, जिन्होंने कई देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, और जस्ट बिकॉज एक ही कारण था कि प्राकृतिक संसाधनों को लूटना था। तो ये अमेरिका से पहले का अगर हम बात करें तो यूरोपीय देश सत्ता के केंद्र थे। अगर हम अमेरिका के दौरान की बात करें तो अमेरिका का जब समय आया तो उस समय पर सत्ता के दो केंद्र बने, एक तो सोवियत संघ बना और एक अमेरिका बना। हालांकि ये दोनों ही मित्र राष्ट्र थे, इन दोनों ने ही शुरुआत में दोस्ती दिखाई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ने जो यूएन के संयुक्त राज्य जिसको आप संघ कह सकते हैं, उसके मानव सहायता अभियान चले बहुत सारे, उसमें दोनों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सोवियत संघ ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अमेरिका ने भी बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन बाद में गुटबाजी शुरू हुई और सत्ता के नए नए समीकरण बनने लगे। तो ये कब का दौर है? जब शीत युद्ध चलने लगा था, तब सत्ता के दो केंद्र आपके समझ में आते हैं हमारे सामने। तो ये दूसरा फेज हुआ, और दूसरे फेज में कुछ संगठनों का उदय हुआ, जिसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका का वर्चस्व रहा या सोवियत संघ का वर्चस्व रहा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। जो आपका शीत युद्ध था वो चरम पर था, गर्मा गर्मी चल रही थी। बस शीत युद्ध क्या था, इसको बाक युद्ध कहा गया। इसमें ये दोनों महाशक्तियां कभी नहीं लड़ी, बाकी सारी दुनिया को इन्होंने लड़वा दिया, आपस में मरवा दिया, लेकिन ये कभी आमने सामने नहीं आई। इसलिए इसको कोल्ड वार कहते हैं कि भाई जो महाशक्तियां था उनमें तो आग नहीं लगी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो इस अमेरिका के दौरान कुछ संगठन बने, जिसमें यूरोपीय संघ था, आसियान था आपका, और उसके बाद साप्टा बना, ब्रिक्स बना, सार्क बना, जिसको आप दक्षेश बोलते हैं। तो ये सत्ता के नए केंद्र आपके केंद्रों ने जन्म लिया। इसके साथ साथ तीसरा फेज चलता है। तो तीसरे फेज में आप देख पा रहे होंगे कि भाई अमेरिका तो सेंटर में है, तीसरे फेज में अमेरिका आपका सेंटर में ही है। उसके बाद समकालीन में कुछ संगठन भी आपके जो शुरू में अमेरिका के दौरान बने थे वो भी सत्ता के केंद्र बने हुए हैं। कुछ राज्यों का उदय हुआ। राज्य मतलब देश, यहाँ पर जो आप राजनीति में राज्य यानी देशों को बोलते हैं, तो राजनीति में राज्य मतलब राष्ट्र होता है। तो कुछ नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने अब कह सकते हैं कि जो पूरे दुनिया के फलक पर, विश्व फलक पर अपनी धूम मचाई हुई है। तो ये भी सत्ता के नए केंद्रों में गिने जाते हैं, जिसमें चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, इजराइल हो गया। तो ये कुछ राज्यों का उदय हुआ नए केंद्र के रूप में। अमेरिका का तो उदय पहले से ही हो चुका था, और कुछ संगठन थे, तो ये आप संगठन देखे जा रहे हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है कि सत्ता भाई अब किसी एक के हाथ में नहीं है। सत्ता के ये तरह तरह के केंद्र है, जिसमें संगठन आते हैं, राज्य आते हैं, अमेरिका आती है। तो यानी आप ये नहीं कह सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर समकालीन विश्व की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये नहीं कह सकते कि सत्ता पूरी तरह से एक ध्रुवीय है, यानी अमेरिका के पास है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का तो 1990 में विघटन आपने पढ़ा है, पीछे जाना है तो ये हुआ, अमेरिका के पास सारी सत्ता आई, लेकिन कहने को सारी सत्ता आई, उस सत्ता का विभाजन भी इन संगठनों में हुआ और इन राज्यों में हुआ। तो सत्ता का भी विभाजन साथ के साथ होता रहा है, इसलिए अमेरिका को एक ध्रुवीय नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी नए केंद्र बने। केवल अमेरिका ही उस केंद्र में नहीं था, बल्कि और संगठन भी सत्ता के केंद्र में थे। अब हम यूरोपीय संघ के बारे में जानते हैं सबसे पहले, और यूरोपीय संघ के बारे में जानने से पहले इसका हमें इतिहास देखना पड़ेगा कि यूरोपीय संघ का इतिहास आखिर क्या था। और ये सबसे ज़्यादा लंबा इतिहास चलता है यूरोपीय संघ का। उसके बाद हम एक एक करके आसियान के बारे में देखेंगे, साप्टा के बारे में देखेंगे, ब्रिक्स और सार्क के बारे में देखेंगे, इनको उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, और इनका आज के विश्व में, आज के फलक पर क्या योगदान है, क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है, ये भी हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं यूरोपीय संघ के बारे में।